हाँ, तो लास्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि नंबर ऑफ मोल्स से वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, है ना। और वॉल्यूम से मास कैसे फाइंड कर सकते हैं, मास से वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर कोई चीज़ हमें एसटीपी पे दे रखी है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन सब लिखे थे ये एसटीपी वाले ही थे, ठीक है, क्योंकि एसटीपी की बात चल रही थी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस की। तो इन क्वेश्चंस को हमें कंटिन्यू करना था। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं अभी तक हम इस तरह के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा मिक्स्ड क्वेश्चन है, मतलब वो जितने भी हमने फॉर्मूलेस पे क्वेश्चन करे थे वहाँ हमें मालूम था कि अभी हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो एकदम रैंडम आएगा, है ना। तो तुम्हें आइडिया नहीं होगा कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो उसके लिए इन क्वेश्चंस को एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अब पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 560 मिलीलीटर ऑफ N2, है ना। मोल्स फाइंड करने हैं, वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम से मोल्स फाइंड करने हैं, यानी कि सिर्फ एक फॉर्मूले की जरूरत है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है। या ml में है तो 22,400 ml। नंबर ऑफ मोल्स, पहले क्वेश्चन की बात हो रही है, नंबर ऑफ मोल्स is equal to volume divided by 22,400। तो 560 डिवाइडेड बाय 22,400, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? आई थिंक ये आ जाएगा 0.25। तो मोल्स कितने आ गए? 0.25 आ गए। तो वॉल्यूम से अगर मोल्स निकालने हैं तो सिर्फ एक फॉर्मूले की जरूरत है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22,400, ठीक है। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वॉल्यूम फाइंड करो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 की, ठीक है। तो अब मॉलिक्यूल्स गिवन है हमें एंड वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, ठीक। वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, दैट इज इट, ये वाला, है ना। तो यानी कि हमें मोल्स चाहिए, वॉल्यूम तक आने के लिए मोल्स की जरूरत है। मॉलिक्यूल्स को पहले हमें मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करके? वो जो सेकंड फॉर्मूला था। सेकंड फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोज नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। तो पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 0.5 मोल्स आ गए, ठीक है। 0.5 मोल्स आ गए। अब ये सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है, 0.5 मोल्स आ गए। अब इसमें हम दूसरा फॉर्मूला लगा लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, क्या लगाएंगे? वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड करनी है ना मॉलिक्यूल से, वॉल्यूम अपॉन 22.4। ये होता है ना, अगर मिलीलीटर्स में है तो 22,400, अगर लीटर्स में है तो 22.4, ठीक है। तो यहां पे मोल्स आ गए 0.5, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। तो यहां से वॉल्यूम कितनी निकल के आएगी? 11.2 लीटर्स, ठीक है, 11.2 लीटर्स वॉल्यूम आ जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई? क्या था? मॉलिक्यूल्स गिवन थे, वॉल्यूम फाइंड करनी थी, तो मॉलिक्यूल्स से हमने मोल्स फाइंड करें पहले, तो सेकेंड फॉर्मूला लगा के, देन थर्ड फॉर्मूला यूज करके हमने वॉल्यूम फाइंड कर ली, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं, फर्स्ट टू क्वेश्चंस आर डन, थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 0.25 मोल्स ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO, उसके हमें 0.25 मोल्स दे रखे हैं, है ना। हमें क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। तो मोल्स टू वॉल्यूम, मोल्स टू वॉल्यूम में तुम्हें एक ही फॉर्मूला है मोल्स से वॉल्यूम निकालने का, दैट इज इट, है ना, ये फॉर्मूला है। तो मोल्स से वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, थर्ड क्वेश्चन,
इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 और मोल्स कितने आ गए 0.25 आ गए. इट इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4. तो यहां से वॉल्यूम कितनी आ जाएगी 5.6 लीटर्स. वॉल्यूम कितनी आ गई 5.6 लीटर्स. ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? 5.6 लीटर वॉल्यूम आ गई इसकी. ठीक, अब आगे डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे. ये वाला समझ में आ गया होगा. मोल्स गिवन थे, वॉल्यूम निकालनी थी, हमने बस ये वाला फॉर्मूला लगाया है. ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ की, सॉरी 3 हो गए ये. फोर्थ पे आते हैं. मास फाइंड करना है हमें 11.2 लीटर्स ऑफ NH3 का. 11.2 लीटर्स ऑफ NH3 में कितना मास होगा ये फाइंड करना है. ठीक है, यानी कि वॉल्यूम से मास पे जाना है. वॉल्यूम टू मास. वॉल्यूम टू मास पे जाने के लिए तीनों नोट कर लिए होंगे तुमने, 1 2 3 हो गया ना. ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन करेंगे इसके बाद. तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वी आर गिवन द वॉल्यूम. हमें वॉल्यूम दे रखी है. ठीक है, और हमें मास कैलकुलेट करना है. तो इस वॉल्यूम को पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लो. मोल्स से फिर तुम मास में जा सकते हो. ठीक है ना. तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 ले लेते हैं, क्योंकि यहां पे लीटर्स में वॉल्यूम दे रखी है, इसलिए लीटर्स में ले लेते हैं. ठीक है, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 इट इज इक्वल टू 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.5. कितने मोल्स आ गए 0.5 मोल्स आ गए. वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 0.5 मोल्स आ गए. ठीक है, इसके बाद दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे, है ना. इसको रब कर देते हैं सेकंड क्वेश्चन को. दूसरा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मास फाइंड करना है ना. अच्छा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मास फाइंड करना, अगर तुम्हें मोल्स दे रखे हैं और तुम्हें मास फाइंड करना है तो डायरेक्ट क्या करोगे कि तुम मल्टीप्लाई कर दोगे मोलर मास से, है ना. मास इज इक्वल टू 0.5 इंटू मोलर मास. फॉर्मूला वही है, फर्स्ट वाला, कंफ्यूज नहीं होना है. मास वो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास. फॉर्मूला ये होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना. ये होता है ना फॉर्मूला. तो हमने क्या करा, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर लिया आसानी के लिए, कि इतना लंबा फॉर्मूला ना लगाना पड़े. उससे अच्छा डायरेक्ट हम नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लें. 0.5 इंटू मोलर मास. मोलर मास किसका, NH3 का, अमोनिया गैस का. अमोनिया गैस का मास कितना होगा 14, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 इंटू 3 इट इज इक्वल टू 17 ग्राम्स. तो ये आ गया 17 और मास आ गया 8.5 ग्राम्स. ठीक है, तो वॉल्यूम गिवन थी तुमको और तुमने उससे क्या करा, मास कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, वॉल्यूम से हमने क्या निकाल लिया, मास निकाल लिया. ठीक, आगे बढ़ते हैं. अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉल्यूम निकालनी है और मास दे रखा है. इसका बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन है, कन्वर्स हो गया इसका. अभी क्या था, वॉल्यूम गिवन थी, मास निकालना था. अब क्या है, मास दे रखा है और वॉल्यूम निकालनी है ना. तो वो भी देख लेते हैं. मास दे रखा है और वॉल्यूम निकालनी है. ठीक, यहां पे देख लेते हैं इसको. फोर्थ है, फिफ्थ होगा, फिफ्थ क्वेश्चन को. तो वॉल्यूम निकालनी है, मास दे रखा है, तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, है ना. मास से मोल्स निकाल लेते हैं, फिर उससे वॉल्यूम निकाल लेंगे. ऐसे ही तो होता है, पहले एक फॉर्मूला फिर उसके बाद दूसरा फॉर्मूला, है ना. तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. ठीक है, 4.4 तुम्हें मास गिवन है. कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास चेक कर लेते हैं कितना होता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होगा 12 प्लस 16 इंटू 2, कितना हो जाएगा ये 44 ग्राम्स. ठीक है, तो ये कितना आ गया 44 ग्राम्स आ गया. और तुम्हें कितना मिल गया 0.1. कितना मिल गया 0.1. नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.1 आ गए. ठीक,
ये पहला फॉर्मूला हो गया। इससे हमने क्या करा, मास को मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। मास को किस में कन्वर्ट कर लिया, मोल्स में। ठीक है, अब इन मोल्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे वॉल्यूम में। कौन सा फॉर्मूला लगा के, थर्ड फॉर्मूला जो होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। 0.1 मोल्स आ गए, वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम यहां से आ जाएगी 2.24 लीटर्स। वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, 2.24 लीटर्स। पहले हमने क्या करा, मास को कन्वर्ट करा मोल्स में, देन मोल्स से हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए कि अब अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आएगा, रैंडमली ही आएगा, तो उसको तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, वॉल्यूम से मास में कैसे जाना है, मास से वॉल्यूम में कैसे जाना है, ये सब तुमको पता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक हो तो हम डाउट क्लास में क्लियर कर लेंगे इसको। ठीक है ना, यहां तक ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम नए टॉपिक पे जाते हैं। मोल कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, नया टॉपिक पे आते हैं। 2 टॉपिक्स और बताए थे मैंने मोल कॉन्सेप्ट के अलावा। मोल कॉन्सेप्ट के अलावा 2 टॉपिक्स क्या बताए थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताया था एक, और दूसरा क्या बताया था, राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला। तो पहले हम कर लेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ एक और चीज दे रखी थी, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जो सबसे पहली चीज पढ़नी चाहिए हमें केमिस्ट्री में, दैट इज डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहली थ्योरी थी वो। ठीक है, तो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को देख लेते हैं। क्या है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? तो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसकी कुछ पोस्टुलेट्स हैं, इसकी देखते हैं कौन कौन सी पोस्टुलेट्स हैं और क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं। पहली पोस्टुलेट क्या है इसकी? पहली पोस्टुलेट है मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से बना है, जिसको हम एटम्स बोलते हैं। पहला पॉइंट तो ये है, और ये बात अभी भी सही साबित हो रही है कि मैटर एटम से बना हुआ है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है ना। अब सेकंड पोस्टुलेट पे आते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर तुम प्रेजेंट सिनेरियो देखो हर पोस्टुलेट का, तो उसके बारे में भी सोचना कि उसका प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। अभी हम उसको किस तरह डिस्कस करते हैं, अभी हम उसके बारे में क्या बात करते हैं, अभी वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, या अब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें वो अप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती। जैसे ये है ना, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अभी भी बात सही है कि मैटर स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ है, जिनको हम मैटर एटम्स बोलते हैं। ऐसी कोई थ्योरी नहीं आई जो इसको फेल कर सके, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एटम्स आर इंडिविजिबल। एटम्स इंडिविजिबल होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, एटम्स इंडिविजिबल होते हैं, मतलब एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, है ना। ये बात तो हुई कि एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, है ना। मतलब नेचर में क्या, हर एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। क्या होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स? प्रोटॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये सब एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एटम डिवाइड हो सकता है फर्दर। ठीक है, तो प्रेजेंट सिनेरियो अगर हम इसका देखें, हम लिखेंगे एटम हैज सब एटॉमिक पार्टिकल्स।
तो ये बात गलत साबित हो चुकी है। एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि एटम्स आर इंडिविजिबल, जिसका प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि एटम इंडिविजिबल नहीं होता, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। क्या है तीसरा पॉइंट? तो तीसरा पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट इज atoms can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन में एटम्स ना तो नए बन सकते और ना ही जो एटम्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते। ये हमारा थर्ड पोस्टुलेट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अब इसका प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में तुमने पढ़ा होगा। न्यूक्लियर रिएक्शंस में यह पाया जाता है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है बाय फॉलोइंग द फॉर्मूला, बाय फॉलोइंग द आइंस्टीन्स इक्वेशन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। यहां पे क्या लिखा है कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है मतलब एटम्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ठीक है, अगर मास में कुछ डिफरेंस आ रहा है, रिएक्शन से पहले मास कुछ और था, रिएक्शन के बाद मास कुछ और है, तो इसका मतलब क्या है कि मास डिस्ट्रॉय हो रहा है, यानी कि मास कहीं ना कहीं जा रहा है। तो वो मास कहां? न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात कर रहा हूं ये मैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहां लिख सकते हैं इट इज नॉट ट्रू फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, नॉट ट्रू फॉर प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम लिखें not true for nuclear reactions। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए यह बात सही नहीं है ना। यह हो गई हमारी थर्ड पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट पे आते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहती है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की फोर्थ पोस्टुलेट ये कहती है कि सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम्स। सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन का कोई एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो उसके सारे एटम्स जो हैं वो सेम होंगे, मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, है ना, कि उनका एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक मास सेम होगा, डेंसिटी सेम होगी, ये सब चीज़ें, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होंगे। ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स एग्जिस्ट करते हैं उसकी सारी प्रॉपर्टीज, सारे एटम्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। ठीक है, तो क्या कहती है ये पोस्टुलेट? एलिमेंट्स या atoms of elements have same physical properties। or you can say atom of same elements have same physical properties। ब्रैकेट में लिख लेना एटॉमिक मास।
एटॉमिक मास ही क्यों लिखवा रहा हूं मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो अगर एक काइंड ऑफ एलिमेंट है, मतलब एक ही काइंड का एलिमेंट है, उसके ही सिर्फ एटम्स हैं, जैसे हाइड्रोजन के एटम्स की बात करें तो हर जगह उनका मास सेम रहेगा और बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी, ऐसा डेल्टन की फोर्थ पोस्टुलेट कहती है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम आइसोटोप्स की बात करें, प्रेजेंट सिनेरियो अगर हम यहां पे आइसोटोप्स की बात करें, क्या होते हैं आइसोटोप्स? आइसोटोप्स को मैं अच्छे से तो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करूंगा, अभी बस इतना समझ लो, आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे, ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे नॉट ट्रू फॉर आइसोटोप्स। हम यहां क्या लिखेंगे प्रेजेंट सिनेरियो में? नॉट ट्रू फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के लिए यह बात सही नहीं है, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे नॉट ट्रू फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एटम्स, सेम एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 2H1 एंड 3H1। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम का मास 1 है, हाइड्रोजन के पहले आइसोटोप का, दूसरे का 2 है और तीसरे का 3 है। तो ये चौथी पोस्टुलेट कहां गलत हुई उनकी? आइसोटोप्स पे, ठीक है। फिफ्थ पोस्टुलेट पे आते हैं कि फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहती है इनकी? डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है? नोट करते रहा करो साथ साथ, पॉज कर करके, ठीक है। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहती है? डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी की फिफ्थ पोस्टुलेट ये कहती है, इसी के जैसी बात है कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है। यहां है फिफ्थ, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, ये फिफ्थ पोस्टुलेट है डेल्टन की। मतलब क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन का एटम है, उसका मास अलग होगा, ऑक्सीजन का एटम है, उसका मास अलग होगा। दो डिफरेंट एलिमेंट के अगर हम एटम्स लें तो उनके मासेस डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं फिफ्थ पोस्टुलेट। लेकिन इसका प्रेजेंट सिनेरियो अगर हम देखें तो ये गलत साबित कहां पे होती है? ये गलत साबित होती है इन केस ऑफ आइसोबार्स। हम लिखेंगे नॉट ट्रू फॉर आइसोबार्स। आइसोबार्स के लिए ये पोस्टुलेट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है आइसोबार्स के लिए? क्योंकि अगर तुम कैल्शियम के एटम को देखो तो उसका मास भी 40 है, एटॉमिक नंबर 20 होता है, और आर्गन के एटम को देखो तो उसका मास भी 40 है, एटॉमिक नंबर जिसका 18 होता है। तो ये दोनों आइसोबार्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, तब भी इनके एटॉमिक मासेस सेम हैं। तो इस केस में ये जो डेल्टन की फिफ्थ पोस्टुलेट है ये गलत साबित हो गई, ठीक है। तो ये इनकी फिफ्थ पोस्टुलेट थी, ठीक। अब सिक्स्थ पोस्टुलेट देखते हैं। सिक्स्थ पोस्टुलेट क्या कहती है? एटम्स कंबाइन in a fixed ratio to form compounds. एटम्स फिक्स्ड रेशियो में रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। ये सिक्स्थ पोस्टुलेट है। इसका प्रेजेंट सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे जब हम लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसमें कोई ऐसी वो नहीं है।
अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, 6 डाल्टन की पोस्टुलेट पढ़ी। अभी जो हम पढ़ रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे हैं। पहली क्या थी कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। तो मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स से बना होता है जिनको हम एटम्स बोलते हैं। ठीक है, वो अभी यहां पे नहीं है। फर्स्ट पोस्टुलेट जो थी हमारी कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, वो अभी भी सही है। ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट क्या है हमारी? सेकंड पोस्टुलेट ये थी कि जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, मतलब एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये बात हमारी अब प्रेजेंटली गलत हो चुकी है। एटम्स फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, उनके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं ये इस बात को गलत प्रूफ करते हैं कि एटम इंडिविजिबल होता है। फिर थर्ड पोस्टुलेट पे आते हैं। थर्ड पोस्टुलेट क्या थी कि थर्ड पोस्टुलेट ये थी एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शंस के दौरान। ठीक है, तो ये थी हमारी थर्ड पोस्टुलेट कि एटम्स ना क्रिएट हो सकते ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते, ना ही नए एटम्स बन सकते किसी केमिकल रिएक्शन में, ना ही पुराने एटम डिस्ट्रॉय हो सकते। इसको हमने कैसे गलत प्रूफ करा था? ऐसे गलत प्रूफ करा था न्यूक्लियर रिएक्शन से। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है बाय फॉलोइंग द फॉर्मूला E इज इक्वल टू mc², जो आइंस्टीन की इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एटम्स डिस्ट्रॉय होते हैं केमिकल रिएक्शंस में। न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये थर्ड पोस्टुलेट सही साबित नहीं होती। फोर्थ पोस्टुलेट पे आते हैं जो कि यहां लिखी भी हुई है, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो एटम्स सेम एलिमेंट्स के एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास सेम एलिमेंट्स के एटम्स का सेम होगा। यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन के बहुत सारे एटम्स हैं, हर जगह ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं उनका हर जगह मास कितना होगा? 16U ही होगा। ऐसा ये इनकी पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये है कि हर जगह पे सारे एटम्स का मास सेम रहेगा। लेकिन ये बात कहां गलत प्रूफ हुई? ये बात गलत प्रूफ हुई आइसोटोप्स के केस में। आइसोटोप्स के केस में क्या है? आइसोटोप्स जो है सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो ये हो गई फोर्थ पोस्टुलेट। अब हम आते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट पे। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। इसका उल्टा है बिल्कुल। फोर्थ पोस्टुलेट कह रही थी कि सेम एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं, सेम एलिमेंट्स के एटम जो होते हैं उनका एटॉमिक मास सेम होता है या फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कह रही है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? या यहां हम लिख सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स में कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, जैसे कि एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज डिफरेंट और जोड़ लेना यहां पे। ठीक है, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा सही से। एटॉमिक मास इज डिफरेंट, ठीक, कि एटॉमिक मास डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट होता है। ऑक्सीजन का एटम है उसका मास 16 होगा, कार्बन का एटम है उसका मास 12 होगा, हाइड्रोजन का एटम है उसका मास 1 होगा। तो सबके मासेस डिफरेंट होते हैं, है ना। लेकिन अब ये बात किस चीज के लिए गलत साबित हो गई? आइसोबार्स के लिए। अगर इसका प्रेजेंट सिनेरियो देखा जाए तो ये 2 नहीं है आइसोबार्स के लिए। ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार्स हैं, ठीक, लेकिन दोनों डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स, पर दोनों के एटॉमिक मासेस सेम हैं। तो यहां पे ये बात हो गई गलत। अब आ जाते हैं हम सिक्स्थ पोस्टुलेट पे, एटम्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं कंपाउंड्स बनाने के लिए। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे अब। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, क्या क्या लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हमने पढ़े हैं 9th क्लास में। ये टॉपिक था, मैं ये बता रहा था कि हमारा ये टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। मैंने फर्स्ट टॉपिक यही लिखा था तुम्हारा जब शुरू किया था चैप्टर को। मैंने कहा था इसमें 3 टॉपिक्स होंगे,
लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूले, और तीसरा था मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट हम पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं। अब हम पहुंच रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, क्या मतलब है केमिकल कॉम्बिनेशंस का? केमिकल कॉम्बिनेशंस का मतलब है केमिकल रिएक्शन, किस तरह से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, किस तरह से एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या कंपाउंड्स बनाने के लिए, किस तरह एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, एटम्स किस तरह कंबाइन कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, ये सब आ जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। तो इसके लिए लॉज तो बहुत सारे दिए गए, 5 लॉज हैं, लेकिन जो 9th में हम पढ़ते हैं वो सिर्फ 2 लॉज पढ़ते हैं। तीसरा भी इंट्रोड्यूस कर दिया था कुछ बुक्स में, है ना। पहला क्या था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में? पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत ही सिंपल लॉ है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, अगर तुम बुक में लिखा देखोगे तो वहां ये दिया हुआ है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस दिए थे एंटोइनी लेवोइजियर ने, क्योंकि शुरुआत इन्होंने करी थी एंटोइनी लॉरेंट लेवोइजियर ने। शुरुआत किसने करी थी? एंटोइनी लॉरेंट, LAURENT, एंटोइनी लॉरेंट लेवोइजियर ने शुरुआत करी थी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। मतलब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक तरह से पूरा फाउंडेशन था केमिस्ट्री का। ठीक, तो फाउंडेशन वो किसने दिया? एंटोइनी लॉरेंट लेवोइजियर ने। उसमें हम सबसे पहली चीज पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मेनली ये माना जाता है कि एंटोइनी लेवोइजियर का था, बाय एंटोइनी लेवोइजियर। देखो, ईयर वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन से साल में दिया, कब दिया, कैसे दिया। ठीक, कैसे दिया तो पढ़ सकते हैं, है ना, लेकिन किस ईयर में दिया वो तो हिस्ट्री हो जाएगी ना। इसलिए किस ईयर में दिया इसको याद रटने की ज़रूरत नहीं है कि केमिस्ट्री में बैठ के डेट्स रट रहे हो तुम लोग। हिस्ट्री का एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, केमिस्ट्री का एग्जाम देने जा रहे हो, इसलिए डेट्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 1857 में ये हुआ था, 1914 में ये हुआ था, हम आज़ाद कब हुए थे, ये सब चीज़ें नहीं याद करनी है इसमें। ठीक है, तो एंटोइनी लेवोइजियर ने दिया था ये लॉ। लॉ क्या कहलाता है ये? अगर हम इसका स्टेटमेंट देखें, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बड़ा अच्छा लगता है बोलने में, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कब नहीं क्रिएट कर सकते, कब नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते? ये बॉटल मेरे हाथ में है, क्या मैं इसको तोड़ नहीं सकता? मतलब ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता? ये थोड़ी जनरली बात नहीं हो रही है कि मास रखा हुआ है हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कोई आएगा आगे चला जाएगा इसके अंदर, भैया तो डिस्ट्रॉय हो गई, है ना। तो ऐसा नहीं है, जनरली बात नहीं कर रहे हैं, केमिस्ट्री के टर्म्स में बात कर रहे हैं हम कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पूरा कब होगा ये? जब हम इसमें लिखेंगे ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो सिर्फ इतना याद नहीं रखना है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन भी याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान मास ना तो क्रिएट हो सकता ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता। ठीक है, कहां से आया होगा ये? इसका बेसिस क्या रहा होगा? इस लॉ का बेसिस क्या रहा होगा? अभी हम थोड़ी देर पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे थे, है ना। वहां पे क्या था? एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका जो फाउंडेशन है, इसका जो बेसिस है, वो डाल्टन की पोस्टुलेट है। कौन सी वाली पोस्टुलेट? कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ठीक, क्या है इसका फाउंडेशन, इसका बेसिस क्या है? बेसिस ऑफ दिस लॉ, डाल्टन्स postulates, डाल्टन्स postulate कौन सी वाली? डाल्टन की postulate, atoms can neither be created
nor be destroyed during a chemical reaction। बस ये था कि इन्होंने डाल्टन की बात को दूसरे वर्ड्स में कह दिया था, अपने वर्ड्स में कह दिया था। वहां वो एटम्स कह के गए थे, इन्होंने इसकी जगह मास लगा दिया कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते, ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते केमिकल रिएक्शन के दौरान। ठीक, तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे अब इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। H2 प्लस O2 गिव्स H2O, है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर देती है, ये रिएक्शन हमने बहुत बार पढ़ी है। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ठीक है, यानी कि अगर हम यहां पे अब मास चेक करें कि लेफ्ट हैंड साइड पे कितना मास है और राइट हैंड साइड पे कितना मास है, तो हाइड्रोजन का मास अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 4 × 1 4 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन का मास अगर हम देखें तो 2 × 16 ये 32 ग्राम हो गया। टोटल मास अगर हम देखें तो 32 + 4 36 ग्राम हो गया, है ना। 36 ग्राम लिखाई है। ठीक, इधर की तरफ अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का मास कितना है, वही 4 × 1। भाई हाइड्रोजन का मास तो 1 ही होता है ना, 4 एटम है तो 4 × 1 4 ग्राम्स हो गया। ऑक्सीजन के 2 एटम से 2 लगा हुआ है, इसका मतलब 2 एटम है ऑक्सीजन के। ठीक है, 2 × 16 32 ग्राम्स हो गया। यहां पे भी टोटल मास कितना है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 36 ग्राम्स। ठीक है, तो टोटल मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू मास आफ्टर द रिएक्शन। मास में कोई चेंज नहीं आता, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये हो गया हमारा पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट्स इट, इसमें इतना ही था। इसके बाद सेकेंड लॉ पे पहुंचते हैं। ठीक, वो सेकेंड लॉ क्या कहता है, सब तो हो चुका। सेकेंड लॉ पे आते हैं। क्या है सेकेंड लॉ, जो तुम लोगों ने पढ़ा होगा? सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, और इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। इसको लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस भी बोला जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या फिर लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। ठीक, अब ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ दिया किसने था, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं भाई। दिया था ये जोसेफ लुइस प्राउस्ट ने। जोसेफ लुइस प्राउस्ट, LOUIS। तो जोसेफ लुई प्राउस्ट ने दिया था ये। लुई पढ़ लो, लुइस पढ़ लो, इनके नाम ऐसे ही होते हैं। ठीक है, खैर जो भी पढ़ना है पढ़ लो। जोसेफ लुई प्राउस्ट या जोसेफ लुइस प्राउस्ट, जो भी तुम लोग कहना चाहो। तो ये प्राउस्ट ने दिया था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो अब इसका स्टेटमेंट क्या है, इनका स्टेटमेंट क्या था, इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था लॉ में। इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, लॉ में स्टेटमेंट इन्होंने ये दिया था कि एटम्स जो कंबाइन करेंगे कोई कंपाउंड बनाने के लिए, तो वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हो कोई भी कंपाउंड है तुम्हारे पास, कंपाउंड फॉर एग्जांपल CO2 है, CO2 है, H2O है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट हैं। फिक्स्ड रेशियो बाय मास चेक कर लेते हैं। तो पहले तो लिख लेते हैं, ईच कंपाउंड contain atoms of elements in a fixed ratio by mass।
बाई मास का क्या मतलब है? तुम लोग वॉल्यूम का रेशियो ना निकाल लो, इसलिए बात क्लियर कर दी है कि बाई मास, मास का रेशियो निकालना है। तो ईच कंपाउंड कंटेन्स एटम्स ऑफ एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाई मास। बाई मास फिक्स्ड रेशियो होता है किसी कंपाउंड के अगर अंदर कोई एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है उनके बीच में। जैसे देख लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ भाई, क्या एग्जांपल लें? H2O ले लेते हैं सबसे पहले। H2O, इसमें देखा जाए तो 2 ग्राम हाइड्रोजन है, अगर इसका 1 मोल ले रहे हो तो ठीक है, वरना 2 ग्राम हाइड्रोजन बहुत बड़ी चीज होती है। 2 ग्राम हाइड्रोजन में बहुत सारे एटम्स आ जाते हैं ना, तो खैर ये 1 मोल मान लो। 2 ग्राम हाइड्रोजन है इसके अंदर, या 2U भी कह सकते हो अगर एक मॉलिक्यूल है तो, और 16 ग्राम इसके अंदर ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अगर तुम इन दोनों का रेशियो निकालो तो वो आएगा 1:8, और ये फिक्स्ड रहेगा हमेशा, ये रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। आ रही है बात समझ में? कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड, उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो इसी रेशियो में प्रेजेंट होंगे। 10 लीटर पानी ले आओ, 20 लीटर पानी ले आओ, 50 लीटर ले आओ, यूएस का पानी ले लो, पाकिस्तान का ले लो, इंडिया का ले लो, कहीं का पानी ले लो, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस रेशियो में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस रेशियो में। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, CO2 का ले लेते हैं। 12 ग्राम दे रखा है, मतलब कार्बन 12 ग्राम होता है एक एटम, ऑक्सीजन 16 × 2 हो जाएगा, 2 है क्योंकि, है ना, जैसे यहां 1 × 2 हुआ था, 2 ग्राम कैसे आया था, 1 × 2 करके। ठीक है, 12:32 हो जाएगा ये, 4 3 12, 4 8 32, ये रेशियो क्या आ गया, 3:8। ये भी कांस्टेंट रहता है या फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो ये कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। आ रही है बात समझ में? क्या कहता है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस? ये कहता है कि हर कंपाउंड के अंदर जो भी एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो फिक्स्ड रेशियो बाय मास में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक, कर लिया नोट? आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे इसके बाद? इसके बाद इन दोनों ही लॉस पे कोई क्वेश्चंस कर लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन इन दोनों पे बन सकता है। इन दोनों लॉस पे क्वेश्चन तुम्हारी बुक में भी दे रखा है, अगर तुमने ध्यान दिया हो तो। 10th की बुक पे नहीं दिया, 9th पे क्या दिया होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बताता हूं तुम्हें क्या दे रखा है। उसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर मैं और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, इसे मैं रब कर रहा हूं। अरे जिन बच्चों ने ध्यान दिया है उन्होंने दिया है, कोई बात थोड़ी है उसमें। जिन्होंने नहीं दिया मैं उनके लिए कह रहा था, जो पढ़ रहे हैं वो तो बहुत अच्छे बच्चे हैं ही। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये दे रखा है, इफ 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज रिएक्टिंग विद 8 grams of oxygen, पूरा ही लिखो, 3 gram of carbon is reacting with 8 grams of oxygen, 11 grams of CO2 is produced. पहले स्टेटमेंट तो ये दिया है कि अगर 3 ग्राम कार्बन में तुम 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कराओगे तो 11 ग्राम CO2 तुमको मिल जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, देन कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड the mass of CO2 produced when 3 gram of carbon reacts with 50 grams of oxygen. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट अगर कर रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन से तो तुम्हें 11 ग्राम CO2 मिल रहा है।
अब अगर वही 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट करेगा 50 ग्राम ऑक्सीजन से तो तुम्हें कितना ग्राम CO2 मिलेगा? तुम कहोगे सर बहुत आसान है, 3 को 50 में ऐड कर दो 53 ग्राम आ जाएगा, है ना? यही तो कह रहे हो। लेकिन ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से तो यही होना चाहिए, तुम लोग कहोगे, है ना, कि 3 और 50 को लो तो 53 बनेगा। मास तो डिस्ट्रॉय होता नहीं है, डिस्ट्रॉय कैसे हो जाएगा? लेकिन यहां तुम एक बात भूल रहे हो कि तुमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करा। कंजर्वेशन ऑफ मास को तो फॉलो कर लिया, लेकिन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करा तुमने। क्या कह रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? कि 3 ग्राम रिएक्ट करता है 8 ग्राम ऑक्सीजन से, और यहां पे अगर हम देखें तो CO2 में रेशियो क्या है? 3:8, यानी कि 3:8 में ही कंबाइन कर सकता है कार्बन और ऑक्सीजन CO2 बनाने के लिए। अगर 3 ग्राम कार्बन है तो तुम 8 ग्राम ही ऑक्सीजन ले सकते हो, उससे ज्यादा लोगे तो कोई फायदा नहीं है, ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में चली जाएगी, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, रहेगी तुम्हारे पास, लेकिन एक्सेस में चली जाएगी, वो रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा कार्बन इतनी ज्यादा ऑक्सीजन से, तो वो ऑक्सीजन बच जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इस केस में ऑक्सीजन जब बच जाएगी हमारे पास तो कितना बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड? आंसर इसका हो जाएगा 11 ग्राम CO2। 11 ग्राम CO2 ही बनेगी, ठीक है। बाय फॉलोइंग, कौन सा लॉ फॉलो करते हुए 11 ग्राम CO2 बनेगी? बाय फॉलोइंग लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस फॉलो करते हुए ही 11 ग्राम CO2 बनेगी, ठीक है। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन ये था कि 3 ग्राम कार्बन से 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है तो 11 ग्राम CO2 बन रही है। पूछा यह था कि अगर 3 ग्राम कार्बन से 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगी? तो 53 नहीं बनेगी, दोनों ऐड नहीं होंगे, क्योंकि जितना रिएक्ट करता है उतना ही रिएक्ट करेगा और 11 ग्राम CO2 ही बनेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब इस पे और क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, देख लेना जाके इसको, ठीक है। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी में अगर वो कुछ और कह दें, जैसे एक क्वेश्चन और बन सकता है, इसी पे बना देता हूं अभी तो मैं। फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन react with 50 grams of carbon। तो 50 ग्राम कार्बन से कितना ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, डायरेक्ट बन सकता है। तुम क्या करोगे ऐसे क्वेश्चंस में? तुम देखोगे कि CO2 पे आओगे, ठीक है। पहले इनके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रेशियो निकालोगे, रेशियो होगा 12:32, दैट इज 3:8 हो जाएगा वो रेशियो, ठीक है। फिर तुम लिखोगे इससे कि 3 ग्राम कार्बन 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑक्सीजन। 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन से, तो 50 ग्राम पहले निकाल लो 1 ग्राम के लिए। 1 ग्राम कार्बन रिएक्ट करेगा 8/3 ग्राम ऑक्सीजन से, तो 50 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा? 50 ग्राम रिएक्ट करेगा 8/3 × 50 विच इज इक्वल टू 400/3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो पूछ सकते हैं फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद 50 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। नोट कर लो इसे, फिर इस पे और क्वेश्चंस देख लेते हैं इस तरह के, ठीक। और देखते हैं
find the mass of sulfur that can react with 2 grams of oxygen। तो सल्फर का मास फाइंड करना है जो 2 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सके। ठीक है, SO2 ठीक है, SO2 32 सल्फर का मास होता है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 तो ये भी 32 हो जाएगा। रेशियो आ गया भाई 1:1, 1 ग्राम के लिए 1 ग्राम है। 1 ग्राम सल्फर रिक्वायर्स, लिखोगे 1 ग्राम सल्फर रिक्वायर्स 1 ग्राम ऑक्सीजन, तो 2 ग्राम सल्फर रिक्वायर्स 2 ग्राम ऑक्सीजन। ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो सिंपल है, तुम्हें क्या करना है, रेशियो निकालना है और उसके बाद आंसर निकाल देना है। नोट करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, यहां पे एक और बात है कि वो देना भी तो पड़ेगा कि 2 फॉर्म SO2 कह रहा है कि नहीं कह रहा। 2 फॉर्म SO2 ये लिखा आएगा। अब तुम्हें क्या पता है SO3 बनाना है कि SO2 बनाना है, ये बात ठीक है, SO2 लिखाएगा। फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन दैट कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। कितना ग्राम ऑक्सीजन ये भी लिखना पड़ेगा, है ना। रिएक्ट विद ले लेते हैं 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव H2O। तो 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा वाटर बनाने के लिए। वाटर को लेते हैं पहले, इसके बीच के रेशियोज निकालते हैं। तो ये रेशियो कितना आ रहा है, 2 ग्राम इज टू 16, तो रेशियो आ रहा है 1:8। ठीक है, यानी कि 8 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कि 8 ग्राम ऑक्सीजन इज रिएक्टिंग विद 1 ग्राम हाइड्रोजन। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है 1 ग्राम हाइड्रोजन से, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा 1/8 ग्राम हाइड्रोजन से। ठीक है, तो 20 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, 20 ग्राम O विल रिएक्ट विद 20 इंटू 1/8 ग्राम H। 4 2 is 8, 4 5 is 20, it is equal to 2.5 grams of हाइड्रोजन। ये आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, पहले चेक करोगे कि इसमें रेशियो क्या है, दोनों के मासेस का रेशियो क्या है, इसमें चेक करोगे और उसके बाद ये रेशियो आ जाएगा। फिर लिखोगे कि अभी 1:8 का आ गया है ना। निकालना किसका है, ऑक्सीजन के लिए निकालना है कि इसके मतलब निकालना मास हाइड्रोजन का है, निकालना ऑक्सीजन से है, इसलिए पहले ऑक्सीजन लिखोगे। 8 ग्राम ऑक्सीजन इज रिएक्टिंग विद 1 ग्राम हाइड्रोजन। देन 1 ग्राम ऑक्सीजन इज 1 ग्राम के लिए निकाल लोगे, फिर 20 के लिए निकाल लोगे। वैसे ही है जैसे तुम्हें 20 चॉकलेट की कॉस्ट दे रखी है और तुमसे 5 चॉकलेट की कॉस्ट पूछी है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है। यहां 8 ग्राम का हमें मास दे रखा था, फिर 1 ग्राम का निकाला हमने, फिर उससे 20 का निकाल लिया। ठीक है, और क्वेश्चन बना लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन आ सकता है, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन required to react with 50 grams of hydrogen। 50 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के लिए
कितना मास चाहिए होगा हमें ऑक्सीजन का, ठीक है। रेशियो हम पढ़ चुके हैं, वाटर के रेशियो की जरूरत ही नहीं है, 1:8 है, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे कि 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, अब ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है, एग्जाम में ज्यादा लिखोगे नहीं, है ना। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, ठीक। तो 50 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, 50 × 8, इट इज इक्वल टू 400 ग्राम्स, ठीक है। 400 ग्राम्स ऑक्सीजन चाहिए होगा रिएक्ट करने के लिए 50 ग्राम ऑफ किससे, जिसकी बात चल रही थी, हाइड्रोजन से, ठीक है। 50 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के लिए 400 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये नोट कर लो। ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई और कंपाउंड सोचते हैं, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ कार्बन required to react with 15 gram of oxygen to give कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड देने के लिए 15 ग्राम ऑक्सीजन से कितना कार्बन रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो CO है, पहले तो इसका हम रेशियो निकालेंगे, CO का क्या रेशियो होगा, 12:16, 4 3 12, 4 4 16, रेशियो कितना आ गया, ये 3:4 आ गया, ठीक है। 3:4 आ गया, तो हम यहां कह सकते हैं कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन reacts with 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है 4 ग्राम ऑक्सीजन से, ठीक है। अच्छा, और या फिर ये भी कह सकते हैं 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 3 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने से रिएक्ट करेगा, 1 ग्राम ऑफ O will react with 3/4 ग्राम ऑफ कार्बन। भाई एक का निकालने के लिए डिवाइड करते हैं ना, तो 3/4 ग्राम ऑफ कार्बन आ गया। हमें निकालना कितने का है, 15 ग्राम का निकालना है। 15 ग्राम ऑफ O reacts with 3/4 into 15, तो ये आ जाएगा 45/4 ग्राम ऑफ कार्बन, which is equal to 11.25 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। यहां तक ये क्लियर हो गया। ये हम पढ़ रहे थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारी बुक में भी दे रखा है, एक्सरसाइज में भी जाके देख लेना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूले। मैंने कहा था राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूले के लिए वैलेंसीज याद कर लेना, ठीक है। तो वैलेंसीज याद होनी चाहिए। इस पार्ट को सुनने से पहले चाहो तो वैलेंसीज याद कर लो, एक बार वैलेंसीज को देख लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं कि राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला कैसे करेंगे, ठीक है। अभी करते हैं बस, ठीक है। तो राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूले की बात कर रहे थे, जिसके लिए तुम्हें वैलेंसीज याद होनी चाहिए। मैंने बताया था स्टार्टिंग में 3 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। पहले हमने मोल कॉन्सेप्ट क्लियर करा, उसके बाद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कर लिया। अब हम बात करेंगे राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला की, ठीक है। राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला, किस तरह से हम केमिकल फॉर्मूला को लिख सकते हैं। कोई हमें कंपाउंड दे रखा है तो उसका केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे हमें दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड दे रखा है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा। सोडियम का तुम्हें पहले सिंबल पता होना चाहिए। सोडियम का सिंबल होता है Na, ठीक। क्लोराइड का सिंबल होता है Cl, क्लोराइड क्लोरीन का ही आयन है, इसका सिंबल होता है Cl। वैलेंसी दोनों की पता होनी चाहिए, इसकी 1, इसकी 1,
और ये वैलेंसीज क्रॉस हो जाती हैं, या तो 1 है तो क्रॉस होगी, कोई फर्क ही नहीं है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहां से, NaCl। ठीक है, तो वैलेंसीज याद होना बहुत जरूरी है, सिंबल याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का क्या सीन है, कैल्शियम का जो है सिंबल होता है Ca और क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, क्लोराइड की 1 है, यू विल गेट, यहां ये क्रॉस करेगा CaCl2। ठीक है, CaCl2। और बात करें अगर हम किस किस की बात कर सकते, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड नाम से ही अजीब सा लग रहा है, करना इसमें कुछ नहीं है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन है और Cl है। ठीक, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, Cl की वैलेंसी 1 होती है। ये बात तो पता ही होगी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मैंने कहा था वैलेंसी याद करके पढ़ना इसको। कार्बन की वैलेंसी 4, Cl की वैलेंसी 1, ये क्रॉस करेगा एंड वी विल गेट CCl4। ठीक है, तो उससे बन जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, तो अच्छा, फास्फोरस की भी हैलाइड्स होती हैं, फास्फोरस क्लोराइड्स देख लेते हैं। फास्फोरस की 2 वैलेंसीज होती हैं, हमने पढ़ा था। फास्फोरस की क्लोराइड्स, फास्फोरस की 2 क्लोराइड्स होती हैं, क्योंकि उसकी वैलेंसी भी 2 होती हैं, है ना। एक बार उसकी वैलेंसी को 3 ले लेते हैं तो बन जाता है PCl3। ठीक है, एक बार उसकी वैलेंसी को ले लेते हैं 5 तो बन जाता है PCl5। ये क्रॉस होती है ना वैलेंसी, क्या बन जाता है, PCl5। इसे हम बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसे बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हो गई, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, एंड इट इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं दोनों। ठीक है, तो ये हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो सिंपल आयंस की बात थी, मतलब सिंपल कंपाउंड्स की बात थी जिसमें कोई पॉलीएटॉमिक आयन का यूज ना हो रहा हो। अब ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें पॉलीएटॉमिक आयंस का यूज हो रहा है। भाई ये पॉलीएटॉमिक आयंस क्या है, अब है ना, जब पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में पता भी होना चाहिए अब तुमको। ठीक है, तो देखते हैं क्या है पॉलीएटॉमिक आयंस। और पॉलीएटॉमिक आयंस जानने से पहले इवन तुमको आयंस के बारे में भी पता होना चाहिए कि आयंस क्या हैं, है ना। तो आयंस से ही शुरू करते हैं। ठीक है, आयंस से शुरू करते हैं, पॉलीएटॉमिक उसी में पढ़ लेंगे। ये सब नोट कर लिया होगा तुमने, किस तरह से केमिकल फॉर्मूला लिखना है। ठीक, तो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयंस। आयंस क्या होते हैं, आयंस एटम्स की चार्ज्ड फॉर्म को हम आयंस बोलते हैं। ठीक है, चार्ज्ड एटम्स आर कॉल्ड आयंस, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स। वी कैन से इलेक्ट्रिकली, मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स आर कॉल्ड आयंस। तो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स जो हैं वो आयंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे Na+ हो गया, Na+ एक चार्ज एटम है, Cl- हो गया, Mg2+ हो गया, ठीक है, O2- हो गया, एटसेट्रा। ये सब आयंस कहलाते हैं। जिन भी एटम्स पे चार्ज लग जाता है वो आयंस कहलाते हैं। ठीक है, आयंस 2 टाइप के होते हैं, कैटायंस और एनायंस। आयंस आर ऑफ 2 टाइप्स। ये बताना इसलिए जरूरी पड़ा क्योंकि पॉलीएटॉमिक आयंस पढ़ाना है। पॉलीएटॉमिक आयंस में ऐसे ही लिखवा दूंगा तो तुम लोग पूछोगे पॉलीएटॉमिक आयंस होते क्या हैं।
उसके लिए तुम्हें आयंस पता होना चाहिए, अगर भूल गए होगे तो। वैसे तो आयंस पता ही होगा, जिनको पता है वो आगे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आयंस आर ऑफ टू टाइप्स, कैट आयंस। कैट आयंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को हम कैटायंस बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को कैटायंस बोला जाता है। और एनायंस क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो एनायंस कहलाते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? Mg2+, Al3+ और Na+, एटसेट्रा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? Cl-, O2-, N3-, एटसेट्रा। ये सारे नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है। अब ये आयंस क्यों बने? मतलब पॉजिटिव आयन कब फॉर्म होता है और नेगेटिव आयन कब फॉर्म होता है? पॉजिटिव आयन बनने का क्या मकसद है और नेगेटिव आयन बनने का क्या मकसद है? देख लेते हैं पॉजिटिव आयन कब बनता है और नेगेटिव आयन कब बनता है, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव आयन कब बनता है और नेगेटिव आयन कब बनता है। अगर मैं बात करूं सोडियम की, सबसे पहले सोडियम की ही बात कर लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है ना, 11 होता है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 281। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी। और मैंने तुम लोगों को बताया था कि हर एटम ये चाहता है कि उसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो यहां पे ये लास्ट शेल में 8 करने के लिए क्या कर सकता है कि 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, जो कि एक बहुत मुश्किल टास्क है। 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना किसी भी एटम के लिए, अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स तो गेन नहीं कर सकता ये। 1 इलेक्ट्रॉन ये इजीली लूज कर सकता है, इसलिए ये क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ताकि इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। अब भाई यहां पे क्या था कि ये 11 इसका एटॉमिक नंबर था, तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे और 11 ही प्रोटॉन्स थे। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे और 11 ही प्रोटॉन्स थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वही 11 रहेंगे। प्रोटॉन्स पे तो कोई इफेक्ट होता नहीं है, प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनको लूज नहीं कर सकते। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा। अब यहां पे क्या था कि दोनों ही बराबर थे, पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी, तो एटम था न्यूट्रल। बराबर कैसे थे भाई? 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज और चार्ज की क्वांटिटी भी सेम रहती है दोनों के ऊपर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर। तो दोनों 11-11 हैं, दोनों का चार्ज सेम है, इसलिए ये एटम था न्यूट्रल। अब क्या हुआ कि प्रोटॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो प्रोटॉन ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ गया, है ना। तो ये क्या बन गया? Na+ बन गया, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, Na+ हो गया ये, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं Mg को देखूं, मैग्नीशियम को, इसका एटॉमिक नंबर है 12, ठीक है, 12। इसके पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स और 12 ही प्रोटॉन्स। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 12 ही प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 281 नहीं होगी, 282 होगी, 12 इलेक्ट्रॉन है तो, है ना। अब इसके पास भी कंडीशन आ गई लूज करने वाली। गेन तो ये कर नहीं सकता क्योंकि 6 गेन करने पड़ेंगे 8 करने के लिए, लेकिन 2 लूज कर सकता है 8 करने के लिए। तो आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 28 और प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएंगे, प्रोटॉन उतने ही 12 रहेंगे। इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 12, प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे जितने थे, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो ये 12 से हो गया 10, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यानी कि 2 नेगेटिव चार्ज कम हो गया इसका,
या ये कह लो 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं Mg2+। ठीक है, Mg2+ लिख देंगे। इसके बाद तीसरी चीज क्या है, एक और ले लेते हैं, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का एग्जांपल ऐसे ही लेना, एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन, या 3 आ जाएगा तो वो 3 लूज कर देगा, तो वो बन जाएगा Al3+। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या बन जाएगा, Al3+ बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये तो कैटायंस की बात हो गई, अब एनायंस की बात करते हैं। एनायंस क्या होते हैं, एनायंस नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, हमने पढ़ लिया ये। ठीक है, तो कुछ एनायंस की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ एनायंस का। कौन कौन से कंपाउंड एनायंस फॉर्म, कौन कौन से एटम्स एनायंस फॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे क्लोरीन है हमारे पास। ठीक, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, है ना, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 17 ही प्रोटॉन्स हैं। 17 इलेक्ट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखी जाए तो वो होगी 287। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 287। अब ये क्या करेगा, मैंने कहा था लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कर लेगा गेन, है ना, आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा, KLm में 288। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, अब इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास 18, प्रोटॉन उतने ही है 17। ठीक, तो यह बन जाएगा Cl-। क्या बन जाएगा, Cl- बन जाएगा, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा, 1 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो गया इसका, Cl-। ऐसे ही अगर मैं ऑक्सीजन को देखूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 प्रोटॉन्स। ठीक, KLm26 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, m की जरूरत नहीं है इसको, है ना। अब इसको लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 28 हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, यानी कि इलेक्ट्रॉन हो गए अब 10 और प्रोटॉन है 8 ही, तो इस पे चार्ज आ जाएगा O2-। कितना चार्ज आ गया, O2- हो गया। ये ऐसे ही नाइट्रोजन का करके देखना, उस पे N3- आ जाएगा। तो ये आयंस इस तरह से फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके। ठीक है, तो ये तो सिंपल आयंस थे। अब हम आते हैं पॉली एटॉमिक आयंस पे, इसको रब कर रहा हूं मैं, इधर वाला नोट कर लो, पॉली एटॉमिक आयंस पे। क्या होते हैं पॉली एटॉमिक आयंस, क्या होते हैं पॉली एटॉमिक आयंस, ऐसे आयंस जिसमें एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट हो। ठीक है, आयंस कंटेनिंग मोर देन 1 एटम। ऐसे आयंस जिसके अंदर एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हों, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमोनियम आयन, AMMONIUM, अमोनियम आयन। ठीक है, अमोनियम आयन का सिंबल होता है NH4 और वैलेंसी होती है इसकी 1। ठीक है, अमोनियम की वैलेंसी होती है 1। फिर अमोनियम के बाद हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड OH-, इसकी वैलेंसी भी होती है 1। ठीक, हाइड्रोक्साइड के बाद नाइट्रेट है, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3-, इसकी वैलेंसी भी 1 होती है।
जो मैं यहां लिख रहा हूं बहुत ध्यान से याद रखना, ये सब एनसीईआरटी में दिए हुए हैं क्योंकि, ठीक है। नाइट्रेट और नाइट्राइट, नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन हो जाएगा NO2 माइनस, इसकी वैलेंसी भी होगी 1, ठीक है, नाइट्राइट आयन हो गया। तो नाइट्रेट, नाइट्राइट, हाइड्रोक्साइड, ये सब हो गए जिनकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। और देख लेते हैं सल्फेट, सल्फेट आयन SO4 2 माइनस, इसकी वैलेंसी होगी 2, ठीक है। सल्फाइट आयन, बहुत ध्यान से, बहुत डिफरेंस है सल्फाइट और सल्फेट में, और सल्फाइड अलग है, तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैं बताता हूं तुम्हें क्या सल्फाइड है क्या सल्फाइट है। इसकी वैलेंसी हो गई 2, सल्फाइट की वैलेंसी हो जाती है 2, ठीक है। सल्फेट लिख लिया, सल्फाइट लिख लिया, नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया। और फिर आता है फॉस्फेट, फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन को हम डिनोट करते हैं PO4 से, PO4 3 माइनस, इसकी वैलेंसी होती है 3। तो ये तुम्हारे कुछ पॉली एटॉमिक आयन्स हैं जो क्वेश्चंस में यूज होंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन, एक पॉली एटॉमिक आयन पे भी फॉर्मूले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि केमिकल फॉर्मूला बताओ अमोनियम सल्फेट का। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। अमोनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। अमोनियम होता है NH4, सल्फेट होता है SO4। अमोनियम की वैलेंसी 1 है, सल्फेट की वैलेंसी 2 है। यह हो जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है। इस पे हम होल ट्वाइस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहां एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यह अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया। और भी आ सकते हैं कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का सिंबल Ca, हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, ये क्रॉस होगा और क्या बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अच्छा, यहां पे जो तुमने ये लिखे थे, या कार्बोनेट भी लिख लो, 2 और रह गए थे इसमें। एक तो बाइकार्बोनेट लिख लो, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो HCO3 माइनस होता है सिंबल इसका, वैलेंसी 1 होती है। यहां कार्बोनेट लिख रहा हूं मैं, कार्बोनेट भी जोड़ लेना उसी टेबल में जो भी बनाई होगी तुमने। कार्बोनेट आयन होता है CO3 2 माइनस, इसकी वैलेंसी होती है 2। तो ये पॉली एटॉमिक आयन्स हैं। अब बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, एक आध एग्जाम्पल और, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हो जाएगा Ca और CO3, दोनों की वैलेंसी 2 होती है, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे वैलेंसी इसको, CaCO3, ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब जरा उन आयंस को ले लेते हैं जिनका नाम एक सा लगता है सुनने में, ठीक है। इसको लिखा रहने देते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक। देखो, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला, सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मूला, T वाला नाइट्राइट, और सोडियम नाइट्राइड, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट यहां पे यूज होगा NO3, सोडियम इज Na, नाइट्रेट इज NO3, दोनों की ही वैलेंसी 1 होती है। नाइट्रेट की 1 है, सोडियम की तो 1 होती है, वो तुम निकाल सकते हो टेबल से, NaNO3। नाइट्राइट पे आते हैं, नाइट्राइट होता है NO2, वैलेंसी इसकी भी 1 है, सोडियम की तो 1 होती ही है, तो ये हो गया NaNO2, वैलेंसीज क्रॉस होती हैं, ये बात नहीं भूलना है। फिर आते हैं सोडियम नाइट्राइड पे,
नाइट्राइड हम बोलते हैं नाइट्रोजन के आयन को, नाइट्राइड NITRIDE, नाइट्राइड बोला जाता है नाइट्रोजन के आयन को। ठीक है, सिर्फ N लेंगे इसमें। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, सोडियम की 1, ये बन जाएगा Na3N। ठीक है, ये एक से लगने वाले हो गए, इनको नोट कर लो तीनों को। फिर और देखते हैं एक और तरह के कंपाउंड्स, एक मतलब इसमें एक टाइप का और है जिसमें एक सा लगता है वो, ये तीनों नोट कर लिए होंगे। अब पोटेशियम सल्फेट पोटेशियम सल्फाइट और पोटेशियम सल्फाइड। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड। पोटेशियम का सिंबल K, सल्फेट का सिंबल SO4। ठीक है, पोटेशियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो यह बन जाएगा K2SO4। ठीक, पोटेशियम K होता है, सल्फाइट SO3, 2 और 1, यह बन जाएगा K2SO3। ठीक है, सल्फाइड S होता है 1 और 2, यह हो जाएगा K2S। इत्तेफाक से सबकी वैलेंसी 2 है। ठीक है, ये तीनों भी सेम, आवाज इनकी सेम सी लगती है, सल्फाइड सल्फाइड सल्फेट, इसलिए इनको मैंने यहां डिस्कस कर दिया। ठीक है, आ रही बात समझ में? सल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड तीनों एक से लगते हैं, इसलिए इनको यहां डिस्कस कर दिया मैंने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक टाइप के क्वेश्चंस और आ जाते हैं, लास्ट टाइप है इसका और लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम खत्म कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चंस क्या आ जाते हैं ये समझो। ये सब तो तुमने नोट कर ही लिया है, इसको भी नोट कर लिया होगा, इसको मैं रब कर देता हूं, ये फॉर्मूला लिख के रहने देता हूं ताकि तुम्हें काम आएंगे। एक लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर में क्या बन जाता है कि क्वेश्चन बनता है एन एलिमेंट X forms a chloride with formula XCl3. Find the formula of its oxide. ठीक है, तो हमें X की क्लोराइड का फॉर्मूला दे रखा है XCl3, हमसे उसकी ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछा है। ठीक है, तो X और Cl, XCl3 कब बना होगा? तुम्हें क्लोराइड की वैलेंसी तो मालूम है, X नहीं मालूम, एलिमेंट क्या है नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन क्लोराइड की वैलेंसी मालूम। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन ये है कि X एक क्लोराइड फॉर्म कर रहा है जिसका फॉर्मूला है XCl3। ठीक है, हमें फॉर्मूला उसकी ऑक्साइड का बताना है। ठीक है, तो अब X तो हमें पता नहीं क्या क्या एलिमेंट है क्या नहीं है, लेकिन Cl पता है, Cl की वैलेंसी होती है 1। अब इसे XCl3 बनाने के लिए इसकी वैलेंसी रही होगी 3, जब भी तो XCl3 बना होगा, तो यहां से हमें X की वैलेंसी पता लग गई कि 3 होती है। ठीक, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, यह हो जाएगा X2O3। क्या हो जाएगा? X2O3। आंसर हो गया हमारा ये। ठीक है, कि अगर तुम्हें एक क्वेश्चन क्या था, एक एलिमेंट X है वो क्लोराइड फॉर्म कर रहा है विद फॉर्मूला XCl3, तो हमें उसकी ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना था, तो वो आ गया X2O3। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे, इसको नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया होगा इसको। एक क्वेश्चन और देखते हैं, N एलिमेंट A लिखो। N एलिमेंट A
forms an oxide with formula XO। XO के साथ ये ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ इट्स सल्फेट। तो उसके सल्फेट का फॉर्मूला बताना है। अगर X फॉर्म कर रहा है ऑक्साइड XO फॉर्मूला से, तो हमें उसके सल्फेट का फॉर्मूला बताना है, ठीक है। XO है हमारे पास, है ना, X और O से बना होगा XO, ठीक। X की वैलेंसी तो मैं नहीं मालूम है, लेकिन O की तो मालूम है कि 2 होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। अब इसे XO बनने के लिए इसकी वैलेंसी भी 2 होनी चाहिए, तभी तो ये XO बनेगा। X2O2 बनेगा, 2 से 2 कट जाएगा, है ना। तो यहां से हमें X की वैलेंसी पता लग गई 2। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? वो भी 2 होती है, ठीक है। दोनों क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, ये बन जाएगा 2 से 2 कट जाएगा XSO4। तो ये क्या बन जाएगा? XSO4। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? N एलिमेंट A forms a sulfate with formula A2SO4 whole thrice. Find the formula of its phosphate। तो एक A एलिमेंट है, वो सल्फेट बनाता है A2SO4 होल थ्राइस करके। हमें उसके फॉस्फेट का फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो A और SO4, अच्छा A की वैलेंसी तुम्हें नहीं मालूम है, A तो कोई अननोन एलिमेंट है, लेकिन सल्फेट की पता है। सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। ये कंपाउंड कब बना होगा? जब इसकी वैलेंसी 3 रही होगी, जभी तो A2SO4 होल थ्राइस बनेगा, है ना। तो यहां से हमें A की वैलेंसी पता लग गई 3। A की वैलेंसी 3, फॉस्फेट की होती है 3। दोनों की 3 हो गई, फॉस्फेट की 3 होती है, पॉलीएटॉमिक आयन है एक। तो ये क्या बन जाएगा? दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगी, APO4। ये तुम्हारा आंसर हो, ठीक है। तो ये यहीं तक क्वेश्चन था। चैप्टर खत्म करते हैं, और ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है।